आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में कर रहे थे, जिसमें लास्ट में हमने सेक्शन नंबर 6 किया, जिसमें मनी ऑर्डर्स के बारे में आता है। आज हम सेक्शन नंबर 8 करना शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें आता है ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डर के बारे में। सेक्शन नंबर 8 आज की वीडियो में करेंगे, जिसमें आता है वीपी एंड सीओडी सर्विस के बारे में। रूल नंबर 147 है फॉरेन वीपी लेटर एंड वीपी एंड सीओडी पार्सल, विदेशी वीपी पत्र या वीपी तथा सीओडी पार्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ वीपी लेटर की बात की है, वीपी या सीओडी पार्सल हो सकता है। यानी कि अगर आपने लेटर भेजना है तो उसके लिए सिर्फ बीपी सर्विस है, वैल्यू पेएबल वाली सर्विस है। और अगर आपने पार्सल भेजना है, पार्सल भेजने के लिए आप वीपी सर्विस का यूज़ भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी सर्विस का यूज़ भी किया जा सकता है। Later post items and parcels may be exchanged under the value payable system with certain foreign countries. कुछ देशों के साथ लेटर पोस्ट आइटम्स और पार्सल्स का आदान प्रदान वैल्यू पेएबल सिस्टम के माध्यम से किया जा सकता है। अगर अपना वैल्यू पेएबल सिस्टम के माध्यम से कोई आर्टिकल भेजना है, आप लेटर पोस्ट आइटम भेज सकते हैं, आप पार्सल को भी भेज सकते हैं। दोनों तरह के आर्टिकल इसमें भेजे जा सकते हैं। फॉरेन पार्सल्स में आल्सो बी सेंट अंडर दी कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, लेकिन जो पार्सल हैं उनके लिए आपके पास एक और सर्विस है जो कैश ऑन डिलीवरी है। यानी कि आप लेटर पोस्ट आइटम्स को कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत नहीं भेज सकते हैं, आप लेटर पोस्ट आइटम्स को सिर्फ वैल्यू पेएबल सिस्टम के तहत भेज सकते हैं। और पार्सल्स को वैल्यू पेएबल सिस्टम के माध्यम से भी भेजा जा सकता है और कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। In the case of value payable parcels, the fees on the amount to be remitted to the sender is payable by the addressee. अब चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल भेजो, चाहे आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेजो, दोनों के मामले में क्या होता है, जब इस तरह के आर्टिकल का वितरण प्राप्तकर्ता को किया जाता है, प्राप्तकर्ता को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होता है, वो राशि फिर प्रेषक को भेजी जाती है। अगर आपने वैल्यू पेएबल पार्सल भेजा है, वैल्यू पेएबल पार्सल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र की जाएगी और फिर सेंडर को भेजी जाएगी, उस राशि के ऊपर भी चार्जेस लगेंगे, उस राशि के ऊपर लगने वाली फीस का भुगतान भी प्राप्तकर्ता को करना होगा। बट इन केस ऑफ पार्सल्स एक्सचेंज्ड अंडर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, लेकिन अगर पार्सल का आदान प्रदान कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत किया जा रहा है, दिस फीस हैज टू बी प्रीपेड बाई सेंडर इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल। तो इस शुल्क का भुगतान प्रेषक को डाक टिकटों के रूप में करना होगा। तो यहाँ पे बहुत 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। सबसे पहले लेटर पोस्ट आइटम्स को या पार्सल्स को आप वैल्यू पेएबल सिस्टम के तहत भेज सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत सिर्फ पार्सल्स का आदान प्रदान होगा। लेटर पोस्ट आइटम्स को कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत नहीं भेजा जा सकता। अब जब भी कोई वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल भेजा जाता है, उसके वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक राशि एकत्र की जाती है और एकत्र की हुई राशि प्रेषक को भेजी जाती है। उस एकत्र की हुई राशि के ऊपर भी चार्जेस लगते हैं। अगर वैल्यू पेएबल पार्सल भेजा है तो प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली राशि के ऊपर लगने वाले शुल्क का भुगतान भी प्राप्तकर्ता को करना होगा। लेकिन अगर पार्सल का आदान प्रदान कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत किया जा रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी पार्सल के वितरण के समय जो चार्जेस प्राप्तकर्ता से एकत्र किए जाएंगे, उन चार्जेस के ऊपर लगने वाले शुल्क का भुगतान प्रेषक के द्वारा पहले से ही किया गया होगा। और कैसे किया गया होगा? आर्टिकल के ऊपर डाक टिकट लगाकर किया गया होगा। रूल नंबर 175 है कंडीशंस। All foreign VP letter post items and VP and COD parcels must conform to the general conditions applicable to letter post items and foreign parcels such as form, makeup, prohibited contents and indications of disposal in case of non-delivery.
जितने भी वीपी लेटर पोस्ट आइटम्स हैं, वीपी या सीओडी पार्सल हैं, इनके ऊपर जो सामान्य कंडीशंस लगेंगी वो कौन सी लगेंगी? जो कंडीशंस हमने लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में की और फॉरेन पार्सल्स के बारे में की। अब तक हमने लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में किया कि कौन कौन से सामान्य नियम उनके ऊपर लगते हैं, या फॉरेन पार्सल्स के बारे में किया कि कौन कौन सी कंडीशंस उनके ऊपर अप्लाई होती हैं, जैसे उनकी बनावट कैसी होनी चाहिए, उनको तैयार कैसे करना है, उनमें कौन सी सामग्री नहीं भेजी जानी है, या फिर अगर उनका वितरण नहीं हो पाता है तो उनका निपटान करने के लिए निर्देश कैसे देने हैं। जितने भी हमने ये रूल किए या जितनी भी कंडीशंस के बारे में किया, वो सारी कंडीशंस वीपी लेटर पोस्ट आइटम्स एंड वीपी एंड सीओडी पार्सल्स के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। Apart from the other prohibited contents, foreign letters and parcels sent under the value payable or cash on delivery service should not contain coupons, tickets, certificates or introductions designed for the sale of goods under what is known as snowball system। जो भी prohibited content हैं, यानी कि जैसे आपने एक लेटर भेजना है, उसमें किस सामग्री को नहीं भेजा जाएगा, वो सामग्री आप वैल्यू पेएबल लेटर में भी नहीं भेज सकते। अगर आपने कोई पार्सल भेजना है नॉर्मल, उस पार्सल में क्या नहीं भेजना चाहिए, वो सेम चीज़ आपके वैल्यू पेएबल पार्सल के ऊपर या कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत भेजे गए पार्सल के ऊपर भी अप्लाई होती है। इसके अलावा एक और प्रोहिबिशन इनके ऊपर अप्लाई होती है। वो कौन सी प्रोहिबिशन है कि वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत भेजे जाने वाले फॉरेन लेटर्स या पार्सल्स में क्या नहीं होना चाहिए, स्नोबॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री की बिक्री के लिए डिज़ाइन किए गए कोई भी कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट या इंट्रोडक्शन आप इसमें नहीं भेजेंगे। तो ये हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी किया था, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। एवरी लेटर और पार्सल इंटेंडेड टू बी transmitted by post as a value payable or cash on delivery postal article must be presented at the post office with the prescribed printed form in which the sender must specify the amount to be remitted to him। प्रत्येक पत्र या पार्सल जिसे आप फॉरेन पोस्ट के माध्यम से वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी सेवा के तहत भेजना चाहते हैं, फॉरेन पोस्ट में आप एक लेटर या पार्सल को वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत अगर भेजना चाहते हैं, उस पार्सल को या उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में आपने प्रस्तुत करना होता है। उस पार्सल के साथ या उस लेटर के साथ आपको एक निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म भी प्रस्तुत करना होगा। उस निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म पर प्रेषक के द्वारा वो राशि निर्दिष्ट की गई होगी जो उस आर्टिकल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से वसूल करके प्रेषक को भेजी जानी है। तो कोई भी लेटर या पार्सल जिसे वीपी या कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत भेजा जाना है, उसके साथ एक प्रिंटेड फॉर्म भी प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रिंटेड फॉर्म में प्रेषक के द्वारा वो निर्दिष्ट की हुई राशि होती है जो वितरण के समय प्राप्तकर्ता से वसूल करके प्रेषक को भेजी जानी हो। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन इंक, और ये भरा प्रपत्र स्याही से भरा हुआ होना चाहिए। डिक्लेरेशन दैट द आर्टिकल इज सेंट in execution of the bona fide order received by him prescribed in clause 181 of Post Office Guide Part 1 must be signed by the sender। फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए, जैसे हमने वीपी आर्टिकल्स के बारे में किया था कि जब भी कोई वीपी आर्टिकल भेजा जाता है, प्रेषक को एक डिक्लेरेशन देनी होती है, एक घोषणा देनी होती है कि ये मेरे द्वारा भेजा गया आर्टिकल प्राप्तकर्ता से प्राप्त आदेश के तहत भेजा जा रहा है। मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं भेज रहा हूँ, मुझे प्राप्तकर्ता से इसको भेजने के लिए एक बोनाफाइड ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो वो डिक्लेरेशन भी साथ में प्रस्तुत करनी होगी और डिक्लेरेशन के ऊपर प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए जब भी वीपी आर्टिकल भेजा जाएगा। In the case of value payable letters and parcels and cash on delivery parcels, the sender must write clearly on the face of the article। जब भी मूल्य दे पत्र और पार्सल या कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेजे जाते हैं, उनके मुख पर किसी भी आर्टिकल का फेस क्या होता है, जिस साइड एड्रेसी का एड्रेस लिखा जाता है। तो इन आर्टिकल्स के ऊपर जिस साइड प्राप्तकर्ता का पता लिखा गया होगा,
उस साइड में और क्या क्या प्रविष्टियां होंगी। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर द लेटर वीपी, सबसे पहले ऊपरी बाएं हाथ के कोने में वीपी शब्द लिखा होगा। फिर उसके बाद इन द केस ऑफ वैल्यू पेएबल पार्सल एक्सचेंज्ड अंडर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, अगर वैल्यू पेएबल पार्सल का आदान प्रदान कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत किया जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थर्न आयरलैंड, आयरलैंड या मलेशिया के साथ, तो क्या लिखा होना चाहिए, इसके ऊपर रीइंबर्समेंट शब्द लिखा होना चाहिए, followed by an entry in figures and words without any alteration or correction of the amount of remittance to himself। और रीइंबर्समेंट शब्द के बाद शब्दों और अंकों में उस राशि की प्रविष्टि होनी चाहिए जो उस आर्टिकल के वितरण के बाद प्राप्तकर्ता से एकत्र करके प्रेषक को भेजी जानी, और राशि में आपने कोई भी अल्ट्रेशन या करेक्शन नहीं करनी है। एक बार जो राशि लिख दी वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें आपने कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं करना है। अमाउंट शो नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शंस ऑफ पैसे, और राशि में पैसे का अंश शामिल नहीं होना चाहिए, फुल रुपीज में होनी चाहिए, जैसे 5 रुपये 10 रुपये इस तरह से हो सकती है, 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे, इस तरह का आर्टिकल आप नहीं भेज सकते, इस तरह की राशि एकत्र नहीं की जाएगी। In the lower left hand corner his own name and full address, और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक अपना स्वयं का नाम और पता लिखेगा। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस में भी इंडिकेटेड बाय द क्लियर इंप्रेशन ऑफ अ स्टैम्प, और या फिर वो क्या कर सकता है, अपना नाम और पता लिखने के लिए एक इंप्रेशन भी लगा सकता है स्टैम्प की, जिसके ऊपर उसका नाम और पता होगा। इन द केस ऑफ पार्सल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी इन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, आयरलैंड एंड मलेशिया, फीस कैलकुलेटेड on the amount specified for a remittance to the sender must be prepaid by the sender by affixing postage stamps of the value of the fees on the parcel itself। ऐसे पार्सल जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थर्न आयरलैंड, आयरलैंड या मलेशिया के साथ आदान प्रदान किया जा रहा है, या फिर ऐसे पार्सल जो आपने इन देशों के लिए भेजे हैं, इन देशों को भेजे जाने वाले पार्सल के ऊपर जो अमाउंट प्राप्तकर्ता से प्राप्त की जाएगी उसके ऊपर लगने वाली राशि का भुगतान प्रेषक के द्वारा ही किया जाएगा। कैसे, पार्सल के ऊपर उस वैल्यू के जो फीस लगनी है उस वैल्यू के डाक टिकट चिपका कर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 176 है चार्जेस पेएबल। In addition to the basic postage and registration charges in case of letter post item, अगर आपने वीपी या सीओडी सर्विस के तहत कोई भी लेटर पोस्ट आइटम भेजी है, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत नहीं भेज सकते हैं, अगर वीपी सर्विस के तहत आपने कोई लेटर पोस्ट आइटम भेजी है उसके ऊपर बेसिक पोस्टेज चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। अगर आपने कोई भी पार्सल पोस्ट भेजी है क्या, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, आपके ऊपर पार्सल पोस्टेज रेट, और जहां पे एप्लीकेबल हो एयरमेल चार्जेस भी उसके ऊपर लगाए जाते हैं। और साथ में पोस्टिंग फीस इज पेएबल बाय सेंडर्स ऑन ऑल वीपी एंड सीओडी आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्री, विदेश को भेजे जाने वाले वीपी या सीओडी आर्टिकल्स के ऊपर प्रेषक को पोस्टिंग फीस का भुगतान भी करना होगा। जब भी कोई आर्टिकल वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के तहत भेजा जाएगा, अगर आपने कोई लेटर पोस्ट आइटम भेजी है तो उसके ऊपर बेसिक पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। आपने कोई पार्सल भेजा है तो उसके ऊपर पार्सल पोस्टेज रेट के अनुसार चार्जेस लगेंगे, और या फिर एयरमेल चार्जेस भी उसके ऊपर लग सकते हैं अगर आवश्यकता हो। इसके अलावा जो भी आपके वीपी या सीओडी आर्टिकल फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाएंगे उनके ऊपर पोस्टिंग फीस का भुगतान भी प्रेषक को करना होगा। In addition, the fees on amount to be remitted to sender should also be paid by sender himself in case of VP parcels sent on cash on delivery service। अगर कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत कोई वीपी पार्सल फॉरेन कंट्री को भेजा जाता है तो उस वीपी पार्सल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एकत्र की जाने वाली राशि पर लगने वाला शुल्क भी प्रेषक को प्रीपेड करना होगा। इन नो सर्कमस्टांसेस विल दी फीस और फीस प्रीपेड इन स्टैम्प्स बी रिफंडेड। जो शुल्क का भुगतान डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है उसका आपको रिफंड कभी भी नहीं किया जाता है। A delivery fees is also payable by the addressee of inward VP letter post items, VP parcels and VP parcels on cash on delivery service received in India for delivery।
कोई भी आपके इनवर्ड वीपी लेटर पोस्ट आइटम है, इनके फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आने वाले वैल्यू पेएबल लेटर पोस्ट आइटम कोई है, या वैल्यू पेएबल कोई पार्सल है, या फिर वैल्यू पेएबल पार्सल जिसे सीओडी सर्विस के तहत भेजा गया हो, जब भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होगा तो उसके ऊपर भी डिलीवरी फीस भारत में लगेगी। In the event of non-delivery of a value payable parcel exchanged under cash on delivery service, कोई वैल्यू पेएबल पार्सल जिसे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत आदान प्रदान किया जा रहा है, अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है originating in India for delivery in a country to which this service is available। अब ये जो आपका वैल्यू पेएबल पार्सल है जिसे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत भेजा जा रहा है, भारत से इसे भेजा जाता है किसी फॉरेन कंट्री में वितरित होने के लिए, लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर इसका वितरण नहीं हो पाता है, द फीस प्रीपेड बाय सेंडर ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिमिटेंस टू हिम मे बी रीपेड टू हिम ऑन एप्लीकेशन अंडर द सैंक्शन ऑफ अ कंपिटेंट अथॉरिटी। जैसे हमने किया था कि कोई भी कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत वैल्यू पेएबल पार्सल भेजा जाएगा, उस वैल्यू पेएबल पार्सल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र की जाएगी उस राशि के ऊपर लगने वाले शुल्क का भुगतान प्रेषक को करना होगा। अब मान लीजिए कोई वैल्यू पेएबल पार्सल है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत उसे किसी फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाता है, तो जो भी आपके चार्जेस होंगे प्राप्तकर्ता से एकत्र की जाने वाली राशि के ऊपर लगने वाले उन चार्जेस का भुगतान किसको करना होगा? प्रेषक को करना होगा। लेकिन वो पार्सल फॉरेन कंट्री में वितरित नहीं हो पाता है, तो जब वो पार्सल वापस आएगा तो उस राशि के ऊपर जो प्राप्तकर्ता से एकत्र करनी थी, अब प्राप्तकर्ता से कोई राशि तो एकत्र की नहीं गई, तो उस राशि के ऊपर लगने वाले शुल्क को प्रेषक को वापस किया जा सकता है, और इसके लिए प्रेषक को आवेदन करना होगा और कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके लिए सैंक्शन या मंजूरी दी जा सकती है, तो उसको ये चार्जेस रिफंड किए जा सकते हैं। In the case of VP letters and parcels received for delivery in India, the following amounts will be recovered from the addressee। अगर कोई भी वैल्यू पेएबल लेटर या पार्सल भारत में वितरित होने के लिए आता है, सिर्फ वीपी लेटर या पार्सल की बात की है, सीओडी की बात नहीं की है, तो वैल्यू पेएबल लेटर या पार्सल के ऊपर कौन कौन से चार्जेस प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाएंगे? द अमाउंट स्पेसिफाइड टू बी रिमिटेड टू द सेंडर, प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली निर्दिष्ट राशि, जो राशि प्राप्तकर्ता से एकत्र करके प्रेषक को भेजी जाएगी वो राशि एकत्र की जाएगी। डिलीवरी फीस भी भारत में इन आर्टिकल्स के ऊपर लगेगी। अगर कोई इंश्योरेंस फीस है तो वो भी ली जाएगी। एन एडिशनल फीस कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस टू सेंडर, फिर प्रेषक को जो राशि भेजी जानी है एकत्र करके उस राशि के ऊपर लगने वाले शुल्क का भुगतान भी प्राप्तकर्ता को करना होगा। तो हमने 2-3 बार इस चीज को कर लिया कि जब भी कोई वैल्यू पेएबल लेटर या पार्सल भेजा जाता है, उनके वितरण के समय प्राप्तकर्ता से जो राशि एकत्र की जाएगी और एकत्र करके उसको प्रेषक को भेजा जाएगा, उसके ऊपर भी फीस लगती है। वो फीस का भुगतान वीपी लेटर या पार्सल के मामले में प्रेषक को प्रीपेड करना होगा, और अगर हम बात करें कैश ऑन डिलीवरी के बारे में तो उसका भुगतान किसको? प्राप्तकर्ता को करना होगा। इन द केस ऑफ इनवर्ड वीपी पार्सल सेंट ऑन सीओडी सर्विस, अगर फॉरेन कंट्री से भारत में कोई वीपी पार्सल आता है कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के तहत, ओनली द अमाउंट्स एट आइटम 1 to 3 ऑफ सब क्लोज 4 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि उसके ऊपर वो राशि एकत्र की जाएगी जो प्रेषक ने निर्दिष्ट की होगी, डिलीवरी फीस लगेगी और अगर हो तो इंश्योरेंस फीस भी लग सकती है, लेकिन जो एडिशनल फीस लगेगी उस अमाउंट के ऊपर जो प्राप्तकर्ता से एकत्र की जानी है वो सीओडी सर्विस के तहत भेजे गए वीपी पार्सल पर नहीं लगेगी, उसका भुगतान किसको? प्रेषक को ही करना होगा। When the amount due is recovered from the addressee, the sum for payment to sender will be remitted to him by means of a money order। जब इस तरह के वीपी या सीओडी आर्टिकल्स का वितरण कर दिया जाता है, जो राशि प्राप्तकर्ता से एकत्र की जाती है वो राशि प्रेषक को मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 177, इंश्योरेंस ऑफ वीपी आर्टिकल्स, वीपी लेखों का बीमा।
value payable letters, parcels and cash on delivery parcels may be insured in accordance with the conditions laid on in section 6 and section 4 and 5. मूल्य दे पत्र, पार्सल और कैश ऑन डिलीवरी हमने जो खंड किए थे, खंड नंबर 4 या 5, उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार इनका बीमा किया जा सकता है। यानी कि फॉरेन पोस्ट के माध्यम से अगर आप कोई वैल्यू पेबल लेटर या पार्सल भेजते हैं या कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेजते हैं तो उनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। Both outward and inward articles have to be compulsorily insured for transmission in India where the amount specified for a recovery from the addressee exceeds 100 rupees. जितने भी पार्सल या जितने भी आर्टिकल, चाहे वो आउटवार्ड या इनवार्ड आर्टिकल हो, उनकी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से अगर आपको करवानी होगी अगर भारत के भीतर उनका प्रसारण करना है और उनके ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 100 रुपये से ज़्यादा है। मान लीजिए आपने क्या किया, भारत से एक आर्टिकल भेजा कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से या वीपी आर्टिकल के बीपी सर्विस के माध्यम से किसी फॉरेन कंट्री के लिए, और उस आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता से एकत्र की जाने वाली राशि 100 रुपये से ज़्यादा है, तो उस आर्टिकल के लिए भारत में आपको उसकी इंश्योरेंस कंपल्सरीली करनी होगी, अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके अलावा फॉरेन कंट्री से अगर भारत के लिए कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता से 100 रुपये से ज़्यादा की राशि एकत्र करनी है तो भारत के भीतर उसके ट्रांसमिशन के लिए भी इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाती है। The value declared for insurance need not correspond with the amount specified by the sender for remittance to himself. अब जो भी इंश्योरेंस की वैल्यू होगी वो ज़रूरी नहीं उस राशि के इक्वल होगी जो राशि आपने प्राप्तकर्ता से एकत्र करके प्रेषक को भेजनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कि मान लीजिए एक वीपी आर्टिकल भेजा जाता है फॉरेन कंट्री के लिए। अब हो सकता है वीपी आर्टिकल में आपने जो सामान भेजा है, जो आपने उस वीपी आर्टिकल के ऊपर सामान भेजा है वो भेजा है 5,000 रुपये का, लेकिन हो सकता है कि आपने उस बीपी आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता से सिर्फ 100 रुपये लेने हो। ऐसा क्यों? हो सकता है उसने एक आपको घड़ी दी और रिपेयर के लिए जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये है, उसकी रिपेयर की कॉस्ट बनती है 100 रुपये। अब आपने उस वीपी आर्टिकल के ऊपर 5,000 रुपये नहीं लेने हैं, आपने उसके ऊपर सिर्फ 100 रुपये लेने हैं। अब इंश्योरेंस आप कैसे करेंगे? आप इंश्योरेंस 100 रुपये की तो नहीं करेंगे, आप इंश्योरेंस करेंगे उस आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के मूल्य के अनुसार, यानी कि आपको 5,000 रुपये की इंश्योरेंस करनी है। जरूरी नहीं कि जो वीपी आर्टिकल या सीओडी आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाएगी वो उस राशि के कोरस्पॉन्ड होगी जो राशि प्राप्तकर्ता से एकत्र की जानी है। वो कैसे आपने ध्यान रखना है? वो उस वीपी पार्सल या सीओडी पार्सल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के अनुसार करनी होती है। When the contents of articles sent by value payable post are of no intrinsic value, such as bills of lading, invoices, legal documents, railway receipts, bond, promissory notes, ordinary bills for collection or policies of insurance. Insurance is not compulsory even when the amount specified for a recovery from the addressee exceeds 100 rupees. अब मान लीजिए आपने कोई वीपी वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से ऐसी सामग्री भेजी है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, जैसे आपने कोई बिल भेजा है, बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस भेजी है, लीगल डॉक्यूमेंट, रेलवे रिसिप्ट, बॉन्ड या फिर प्रोमिसरी नोट्स भेजे, ऑर्डिनरी बिल्स भेजे या फिर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी भेजी। ऐसे वीपी आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे उसके ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 100 रुपये से ज़्यादा क्यों ना हो। If an uninsured foreign value payable letter, parcel or COD parcel on which the amount specified for recovery from the addressee exceeds rupees 100 from any foreign country, the article is forwarded to destination by the inward office of exchange as an insured article and delivered to the addressee subject to the payment of an insurance fees.
मान लीजिए क्या होता है, फॉरेन कंट्री से अनइंश्योर्ड फॉरेन वैल्यू पेएबल लेटर पार्सल या सीओडी पार्सल जिसके ऊपर अमाउंट जो रिकवर की जाने वाली है वो 100 रुपये से ज़्यादा है, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होता है। अब भारत में जब वो प्राप्त होगा तो उसे इनवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा उस आर्टिकल के गंतव्य के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल की तरह ही भेजा जाएगा। और उसको कैसे वितरित किया जाएगा, प्राप्तकर्ता को उस आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस फीस का भुगतान करना होगा। अब मान लीजिए किसी ऐसे देश से जहाँ पे इंश्योरेंस सर्विस नहीं है, उस देश से एक आपके पास वैल्यू पेएबल लेटर पार्सल या सीओडी पार्सल प्राप्त होता है। उसके लिए प्राप्तकर्ता से, जो कि भारत में होगा, भारत में उसके प्राप्तकर्ता से 100 रुपये से ज़्यादा की राशि रिकवर की जानी है। अब हमने अभी ऊपर रूल किया कि अगर किसी भी वैल्यू पेएबल लेटर पार्सल या सीओडी पार्सल के ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 100 रुपये से ज़्यादा होगी तो भारत के भीतर उसके प्रसारण के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो अगर इस तरह का आर्टिकल ऐसे देश से भारत में प्राप्त हो रहा है जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, इनके उसकी आर्टिकल की पहले से इंश्योरेंस नहीं है, तो जब वो इनवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में पार्सल या आर्टिकल आएगा उसको भारत के भीतर उसके डेस्टिनेशन के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में भेजा जाएगा और जो इंश्योरेंस फीस बनेगी इनलैंड रेट्स के अनुसार उस प्राप्तकर्ता को देनी होगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनलैंड रूल्स, अंतर्देशीय नियमों की प्रयोजकता। द रूल्स एप्लीकेबल टू इनलैंड वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स अप्लाई जनरली टू फॉरेन वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एक्सेप्ट एज इंडिकेटेड अबव। तो जो रूल हमने ऊपर किए इसके अलावा बाकी सारे रूल जो अंतर्देशीय डाक में इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, फॉरेन पोस्ट में भी इनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में आता है कस्टम कंट्रोल के बारे में। सीमा शुल्क नियंत्रण, नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय कस्टम्स, सीमा शुल्क विभाग द्वारा रखे जाने वाले नियंत्रण का प्रकार। ऑल पोस्टल आर्टिकल्स पोस्टेड इन इंडिया फॉर प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया or originating at places beyond the limits of India destined to places in India are subject to control by the Indian customs authorities। जितने भी पोस्टल आर्टिकल जिन्हें भारत की सीमा के बाहर से, ठीक है, जिन्हें भारत में पोस्ट किया जाता है, और कहाँ के लिए पोस्ट किया जाता है, किसी ऐसे गंतव्य या ऐसे स्थान के लिए जो भारत की सीमा के बाहर हो, या ऐसे आर्टिकल जो भारत की सीमा के बाहर से भेजे जाते हैं जिनका वितरण भारत के भीतर किया जाना हो, इन सभी के ऊपर इंडियन कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ऐसे आर्टिकल जिन्हें भारत से पोस्ट किया जाता है और जिनका वितरण भारत की सीमा के बाहर किया जाना हो, या ऐसे आर्टिकल जो भारत की सीमा के बाहर पोस्ट किए जाते हैं और उनका वितरण भारत में किया जाना हो, इन आर्टिकल्स के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? इंडियन कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। कंट्रोल बेस्ड ऑन द इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962 covers not only the imposition of export or import duties but is also intended for ensuring the observance of the provisions of other legislation such as Import and Export Control Act, Foreign Exchange Regulation Act। तो ये जो कंट्रोल है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1962 के तहत, ये सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी लगाने को कवर नहीं करता है, इसके अलावा जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के लेजिस्लेशन है या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, उनके प्रोविजंस की ऑब्जर्वेंस का भी उपयोग इसमें होता है। तो क्या हो जाएगा, भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 पर आधारित नियंत्रण में सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाने का काम शामिल नहीं है, बल्कि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नियंत्रण अधिनियम भी आ जाएगा। इसके अलावा विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, इन सारे इस आदि जैसे अन्य कानूनों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना भी इसके तहत आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 80, पॉइंट्स एट विच कस्टम इज एक्सरसाइज्ड एंड ऑफिसर्स एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल। नियंत्रण कहाँ पे और किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द कंट्री।
सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्य रूप से देश में प्रवेश या निकासी के बिंदु पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्टिकल जहां से देश के बाहर जाता है या जहां से देश के अंदर आता है वहां पर कस्टम कंट्रोल को एक्सरसाइज किया जाता है, सीमा शुल्क नियंत्रण का काम किया जाता है। However, where the control leads to detention of a postal article, its opening for examination, imposition of duty, or production of documents by sender or the addressee, these functions are carried out only in selected places called foreign post offices and sub-foreign post offices. इसके अलावा कंट्रोल की बात करें कि एक तो कंट्रोल आएगा कस्टम कंट्रोल की शुरुआत में देश के ऐसे बिंदुओं पर जहां से आर्टिकल प्रवेश करता है या जहां से देश के बाहर जाता है वहां पे एक्सरसाइज किया जाता है, लेकिन जहां पे कंट्रोल किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, डाक वस्तुओं को रोकने से जुड़ा हुआ है, या इनको खोलकर इनकी जांच करने से जुड़ा हुआ है, या इनके ऊपर शुल्क लगाने से जुड़ा हुआ है, या प्राप्तकर्ता या प्रेषक के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। इस तरह का नियंत्रण कहाँ पे किया जाता है? कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस में किया जाता है, कुछ चुने हुए डाक घरों में या कुछ चुने हुए कार्यालयों में किया जाता है, जिन्हें फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टम कंट्रोल प्राइमरली कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है? पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट फ्रॉम दी कंट्री। और अगर हम बात करें किसी भी डाक वस्तु को रोकने की, उसको खोलकर उसकी जांच करने की, उसके ऊपर ड्यूटी लगाने की, या प्राप्तकर्ता या प्रेषक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने की, ये सारा कंट्रोल कुछ चुने हुए कार्यालयों में किया जाता है, जिन्हें फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। The officers exercising the control and carrying out the related functions belong to the custom department। अब ये जो भी कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जो भी कंट्रोल हमने ऊपर किए कि आर्टिकल्स को अगर खोलना है, उनकी जांच करने के लिए उनके ऊपर शुल्क लगाना है, या फिर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाएंगे प्रेषक या प्राप्तकर्ता के द्वारा, ये सारे कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? कस्टम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के द्वारा किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेयरली प्रेजेंट्स द पोस्टल आर्टिकल फॉर द एग्जामिनेशन। डाक विभाग क्या करता है? कोई भी आर्टिकल जिसे फॉरेन कंट्री भेजा जाना है या फॉरेन कंट्री से वो भारत में वितरित होने के लिए आता है, डाक विभाग के द्वारा उन आर्टिकल्स को कस्टम डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है एंड कैरीज आउट द डायरेक्टिव्स ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट रिगार्डिंग देयर डिटेंशन, ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, रिटर्न टू ओरिजिन और कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। फिर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी जैसा निर्देश देते हैं कि आर्टिकल को डिटेन करना है, रोक लेना है, या उसको फॉरेन कंट्री के लिए भेज देना है, या उसको भारत में वापस उसके सेंडर के पास भेजना है, या उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करनी है, तो जो भी कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उन्हीं के अनुसार डाक विभाग के द्वारा आगे काम किया जाएगा। तो डाक विभाग क्या करता है? आगे भेजे जाने वाले आर्टिकल्स को कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप देगा। कस्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव्स या निर्देशों के अनुसार आर्टिकल को रोका जाएगा, ट्रांसमिशन दिया जाएगा, या उनके रीजन के लिए वापस कर दिया जाएगा, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी। The Department of Post is not responsible for the consequences of any decision taken by the Custom Department। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग है, वो सीमा शुल्क विभाग द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। डाक विभाग ने एक आर्टिकल है जिसे फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाना है, उसे कस्टम डिपार्टमेंट को प्रस्तुत किया। कस्टम डिपार्टमेंट उस आर्टिकल के बारे में क्या निर्देश देता है? वो उसको ऑन बार ट्रांसमिशन का निर्देश देता है, उसको रोकने का निर्देश देता है, उसको सेंडर को वापस करने का निर्देश देता है। इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए डाक विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। ऑल कम्युनिकेशंस कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी लीव्ड, जो भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है या पोस्टल आर्टिकल्स के साथ अन्य जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको रोका जाता है, आगे भेजा जाता है, उसके बारे में जो भी संचार है, द कस्टम डिपार्टमेंट शुड बी एड्रेस्ड ओनली टू द कस्टम अथॉरिटीज। तो ये सारे संचार सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ही आपने भेजने, और कस्टम डिपार्टमेंट के कौन से अधिकारी? पोस्टल अप्रेजर या प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कस्टम डिपार्टमेंट के कौन से अधिकारी होते हैं? पोस्टल अप्रेजर या प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर। अब इनके साथ पोस्टल जरूर लगा है, लेकिन ये डाक विभाग के कर्मचारी नहीं होते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर हैव देयर ऑफिसेज इन द फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस वेयर द आर्टिकल्स हैव बीन असेस्ड टू ड्यूटी और सब्जेक्ट टू एनी ट्रीटमेंट बाय द कस्टम्स। तो जो प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर है या पोस्टल अप्रेजर है, इनके कार्यालय फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होते हैं, जहां पर ये आर्टिकल्स के ऊपर ड्यूटी का मूल्यांकन करते हैं या अन्य कोई भी कस्टम ट्रीटमेंट आर्टिकल्स के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज। रूल नंबर 181 है डिक्लेरेशन। आउटवर्ड आर्टिकल्स शुड बी अकम्पनीड बाय कस्टम डिक्लेरेशन एंड अदर फॉर्म्स सच एज पीपी फॉर्म एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 2, 4 एंड 10। तो आउटवर्ड आर्टिकल जिन्हें फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजा जाना है, उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन और अदर फॉर्म होने चाहिए, जैसे पीपी फॉर्म इत्यादि। एब्सेंस ऑफ सच फॉर्म्स और इनकम्प्लीट पर्टिकुलर्स ऑन देम मे लीड टू द डिटेंशन ऑफ सच आर्टिकल एट एक्सचेंज ऑफिस और इवन देयर रिटर्न टू सेंडर। अगर ऐसे आर्टिकल जिन्हें फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजा जाना है, उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन या अदर फॉर्म्स जो होने चाहिए वो नहीं है, ये फॉर्म तो है लेकिन आधे अधूरे हैं, तो ऐसे आर्टिकल्स को रोका भी जा सकता है या उन्हें प्रेषक को वापस भी किया जा सकता है। आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, डाक वस्तुएं जिन पर निर्यात शुल्क लगना हो। आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन्ड एट द आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी हो, उनको कहाँ पे रोका जाता है? आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रोका जाता है। एंड द सेंडर्स आर इन्फॉर्म्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज डायरेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और फिर क्या होता है? प्रेषक को कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा डायरेक्ट ड्यूटी या शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी हो, निर्यात शुल्क लगना हो, उन आर्टिकल्स को कहाँ रोका जाता है? आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रोका जाता है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा डायरेक्टली प्रेषक को कहा जाता है, डाक विभाग का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस डज नॉट अंडरटेक टू कलेक्ट द एक्सपोर्ट ड्यूटी विच हैज टू बी पेड बाय सेंडर एज डायरेक्टेड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा निर्देशित की हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी जो प्रेषक को भुगतान करनी है, उसका भुगतान या उसको एकत्र करने की पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आर्टिकल्स विल बी ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स व्हेन द कस्टम अथॉरिटीज गिव देयर क्लियरेंस फॉर द सेम। किसी भी आर्टिकल को फॉरेन कंट्री के लिए तभी भेजा जाएगा जब कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा उस डाक वस्तु के लिए उसको आगे भेजे जाने की मंजूरी दी जाएगी। रूल नंबर 183 है आर्टिकल्स सेंट अंडर द सिस्टम ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पर ड्रॉबैक प्रणाली के तहत भेजे गए लेख। Under Section 75 of Custom Act 1962, the drawback of duty can be claimed on nylon guts used to manufacture badminton and tennis rackets exported out of India by parcel post. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत पार्सल पोस्ट के माध्यम से भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले बैडमिंटन और टेनिस रैकेट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाइलॉन गट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी के ड्रॉबैक का दावा किया जा सकता है, यानी कस्टम ड्यूटी वापसी का दावा वहाँ पे किया जा सकता है। किसके ऊपर? तो कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन नंबर 75 के तहत ऐसे नाइलॉन गट्स जिनका उपयोग बैडमिंटन या टेनिस के लिए किया जाता है, जब उनको फॉरेन कंट्रीज के लिए पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी के ड्रॉबैक का दावा किया जा सकता है। दिस प्रोसीजर आल्सो अप्लाइज टू mutandis exported by parcel post from interior places where there is no office of exchange। और ये प्रक्रिया उन mutandis पर भी लागू होती है जिन्हें भारत के आंतरिक स्थानों से पोस्ट किया जाता है जहाँ पे कोई भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ना हो। डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय कलेक्टर्स ऑफ कस्टम। और इसकी प्रक्रिया का विवरण सीमा शुल्क कलेक्टरों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज। रूल नंबर 184 है कस्टम एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, सीमा शुल्क की जांच और निर्धारण।
Examination and assessment of duty on inward foreign articles are performed in the foreign post offices and sub foreign post offices. विदेशी डाकघरों और उपविदेशी डाकघरों में आवक विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन किया जाता है। जो भी आपके फॉरेन आर्टिकल होते हैं, इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल यानी कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आने वाली विदेशी डाक वस्तुओं पर शुल्क की असेसमेंट करना, के शुल्क का मूल्यांकन करना या उसकी जांच करने का काम फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। व्हेन ड्यूटी इज असेस्ड ऑन एन आर्टिकल एन असेसमेंट मीमो इज प्रिपेयर्ड, जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी या शुल्क लगाया जाता है उस आर्टिकल के लिए असेसमेंट मीमो बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में बनाई जाती है, विच सर्व्स द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द आर्टिकल एंड अकम्पनीज इट। और ये जो असेसमेंट मीमो है उस आर्टिकल के गंतव्य कार्यालय को उस आर्टिकल के साथ भेजी जाती है। कस्टम ड्यूटी एंड टोटल फीस फॉर कस्टम्स क्लियरेंस एंड एनी अदर फीस पेएबल आर इंडिकेटेड इन द मीमो। अब ये जो मीमो फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में तैयार की जाती है आर्टिकल के साथ उस आर्टिकल के गंतव्य को भेजी जाती है। इस असेसमेंट मीमो में कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस फीस या अदर चार्जेस जो उस आर्टिकल के ऊपर एकत्र करने हैं वो सारे चार्जेस लिखे गए होते हैं या दर्ज किए हुए होते हैं। An assessment memo accompanies all inward parcels even if no duty is assessed on it। जितने भी पार्सल रहेंगे फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आने वाले सभी पार्सल्स के साथ असेसमेंट मीमो रहेगी, चाहे उनके ऊपर कोई शुल्क लगा हो या ना लगा हो। इन द केस ऑफ लेटर में आर्टिकल्स, लेकिन पत्र डाक वस्तुओं के मामले में असेसमेंट मीमो अकम्पनीज ओनली द आर्टिकल्स विच आर असेस्ड टू ड्यूटी। असेसमेंट मीमो सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स के साथ रहेगी जिनके ऊपर शुल्क लगता है, शुल्क का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इनवर्ड पार्सल जितने भी होंगे उन सभी के साथ असेसमेंट मीमो लगेगी, चाहे उनके ऊपर ड्यूटी असेस की जाती है या नहीं। और लेटर पोस्ट आर्टिकल्स के मामले में जिनके ऊपर ड्यूटी असेस होती है सिर्फ उन्हीं के साथ असेसमेंट मीमो संलग्न की जाती है। An assessment memo accompanies every registered article which is opened for examination। फिर असेसमेंट मीमो ने सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ भी होती है जिन्हें एग्जामिनेशन या जांच के लिए खोला जाता है, चाहे उनके ऊपर ड्यूटी असेस हो या ना हो। बाकी लेटर पोस्ट आइटम्स के मामले में सिर्फ शुल्क योग्य वस्तुओं पर असेसमेंट मीमो लगाई जाती है। All articles subject to custom treatment are given a new serial number at foreign post office। सभी आर्टिकल जिनके ऊपर कस्टम ट्रीटमेंट होता है, जिनके ऊपर सीमा शुल्क उपचार होता है, उन सभी को फॉरेन पोस्ट ऑफिस में एक नया नंबर दिया जाता है, नया सीरियल नंबर दिया जाता है। Preceded by a letter or letters of the alphabet which stand for the name of the foreign post office। और जो सीरियल नंबर दिया जाता है उसमें एक अक्षर होता है। ये सीरियल नंबर एक अक्षर से शुरू होता है और वो अक्षर किसको डिनोट करता है? उस फॉरेन पोस्ट ऑफिस को जहाँ पे उसको नया सीरियल नंबर दिया जा रहा है। रूल नंबर 185 है पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। शुल्क की अदायगी और वस्तुओं का वितरण। द एड्रेसी ऑफ एन इनवर्ड आर्टिकल शुड पे द कस्टम्स ड्यूटी एंड अदर ड्यूज ऑन द आर्टिकल्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ इट। प्राप्तकर्ता, ऐसा प्राप्तकर्ता जिसे फॉरेन कंट्री से एक आर्टिकल आया है, फॉरेन कंट्री से आने वाले आर्टिकल का वितरण लेने से पहले प्राप्तकर्ता को उसके ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी या अन्य चार्जेस का भुगतान करना होगा। Postal Department pays the Custom Department the duty assessed even before the delivery of article to addressee under the provisions of the Indian Post Office Act। भारतीय डाक विभाग अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्तकर्ता को लेख का वितरण करने से पहले ही निर्धारित शुल्क का भुगतान सीमा शुल्क विभाग को कर देता है। यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा जो ड्यूटी असेस की जाती है उस ड्यूटी का भुगतान आर्टिकल के वितरण से पहले ही डाकघर के द्वारा कस्टम डिपार्टमेंट को कर दिया जाता है और डाक विभाग आर्टिकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी को प्राप्तकर्ता से एकत्र करता है। If the addressee of any foreign article is aggrieved at the amount of duty assessed
He should apply in a writing to the delivery post office concerned to return the article to the customs authorities for a reassessment, stating specifically the grounds for a reassessment. यदि किसी आवक विदेशी लेख का प्राप्तकर्ता उस वस्तु पर मूल्यांकन किए गए शुल्क से संतुष्ट नहीं है, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक आर्टिकल आता है, कस्टम विभाग के द्वारा उसके ऊपर जो शुल्क लगाया गया है उस शुल्क से प्राप्तकर्ता संतुष्ट नहीं है और वो उस आर्टिकल को वापस कस्टम अथॉरिटीज को रिटर्न करना चाहता है ताकि उसके ऊपर पुनर्मूल्यांकन किया जा सके, तो उसे क्या करना होगा, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जहां पे उसे आर्टिकल का वितरण मिला उसी पोस्ट ऑफिस में उसे लिखित में इस चीज के बारे में आवेदन करना होगा और उसे ग्राउंड बताने होंगे, उसे उस आर्टिकल के पुनर्मूल्यांकन को करने के लिए आधार बताना होगा कि क्यों वो ऐसा करना चाहता है या उसके पास इसका क्या आधार है कि ये वो असंतुष्ट है इस बात से कि इस आर्टिकल के ऊपर पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाए। He should simultaneously take up the matter with the postal appraiser concerned, explaining the grounds for a reassessment and producing the necessary documents in support his claim. उसके साथ वो मामले को पोस्टल अप्रेजर के पास भी ले जा सकता है, यानी कि उसको भी इस मामले के बारे में बता सकता है और साथ में उसे अपने दावे के समर्थन के लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे कि वो पुनर्मूल्यांकन क्यों चाहता है और क्यों वो इस बात से असंतुष्ट है कि जो कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा उसके ऊपर मूल्यांकन किया गया है वो गलत है, उसके बारे में उसे डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करने चाहिए। Once an article is delivered, the customs department does not generally consider a reassessment of duty. लेकिन जब एक बार आर्टिकल वितरित कर दिया जाता है उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट उस आर्टिकल के ऊपर रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी कंसिडर करने से मना करता है, मतलब इस चीज़ के ऊपर वो विचार नहीं करता है। अगर आर्टिकल वितरित होने से पहले प्राप्तकर्ता इस चीज़ के बारे में आवेदन करता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। Complaints about the assessment of duty are dealt with only by custom authorities. सीमा शुल्क के आकलन के बारे में शिकायतों को केवल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटाया जा सकता है। जो भी असेसमेंट ऑफ ड्यूटी के बारे में कंप्लेंट होती हैं, शुल्क निर्धारण या मूल्यांकन के बारे में जितनी भी शिकायतें होती हैं उनका निपटान कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाता है। कस्टम अथॉरिटीज़ कौन है? प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर या पोस्टल अप्रेजर आर ऑफिसेज ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। तो कस्टम डिपार्टमेंट के दो अधिकारी प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर या पोस्टल अप्रेजर, इनके द्वारा असेसमेंट ऑफ ड्यूटी की कंप्लेंट्स को सेटल किया जाता है, निपटाया जाता है एंड references received from them should be treated as emanating from the custom department। और जो भी प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर या पोस्टल अप्रेजर से संदर्भ प्राप्त होगा किसी भी आर्टिकल के बारे में, किसी भी शिकायत के बारे में, उसे सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त निर्णय की तरह ट्रीट किया जाएगा। The foreign post offices and all head post offices are authorized to issue receipt for custom duty paid if required by the addressee। अगर प्राप्तकर्ता को भुगतान की हुई कस्टम ड्यूटी के लिए एक रिसिप्ट चाहिए तो ये रिसिप्ट जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सभी प्रधान डाकघर इस चीज़ के लिए अधिकृत होते हैं। किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता के द्वारा कस्टम ड्यूटी का जो भुगतान किया जाता है उस भुगतान के लिए अगर प्राप्तकर्ता को रिसिप्ट चाहिए तो कहाँ से प्राप्त होगी? फॉरेन पोस्ट ऑफिस से या हेड पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होगी। एड्रेसी शुड अप्लाई फॉर सच रिसिप्ट एट टाइम ऑफ डिलीवरी। ऐसी रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए आर्टिकल का वितरण लेते समय अप्लाई किया जा सकता है और इमीडिएटली thereafter एंड नॉट लेटर देन 10 days प्रोड्यूसिंग द रैपर ऑफ द आर्टिकल, या फिर आर्टिकल के वितरण लेने के तुरंत बाद, लेकिन 10 दिन से पहले आपको इस तरह की रिसिप्ट के बारे में आवेदन करना होगा। और अगर आप आर्टिकल का वितरण लेने के बाद उसकी रिसिप्ट के लिए उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आपने दी है उस कस्टम ड्यूटी की रिसिप्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आर्टिकल का रैपर भी आपको प्रस्तुत करना होगा। If the article is delivered through a sub post office, the application will be sent to concerned head post office, which will issue the receipt through the sub post office। अगर आर्टिकल का वितरण सब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया गया हो तो रिसिप्ट ऑफ सब पोस्ट ऑफिस जारी नहीं कर सकता, वो या तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस जारी करेगा। लेकिन अगर आर्टिकल का वितरण सब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया गया है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी प्राप्तकर्ता ने दी है तो उसको अगर उस कस्टम ड्यूटी के लिए रिसिप्ट चाहिए तो
एप्लीकेशन संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस को भेजी जाएगी, जो कि एक रिसिप्ट उस ड्यूटी के लिए जारी करेगा। Articles on which the custom due is in excess of ₹50 or ₹100 in case of some large cities are ordinarily delivered only at the window of the post office। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर रिकवर की जाने वाली कस्टम ड्यूटी ₹50 से ज़्यादा है, कुछ बड़े डाकघरों के मामले में, बड़ी सिटीज़ के मामले में ₹100 की सीमा है, तो उनका वितरण सामान्यतः डाकघर की खिड़की पर ही किया जाता है। Custom duty may also be paid by means of guaranteed checks under the procedure described in clause number 91 of Post Office Guide Part 1। और कस्टम ड्यूटी का भुगतान कैसे? चेक के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 91 में बताया गया है। रूल नंबर 186 है कस्टम क्लियरेंस फीस, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क। एवरी इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल on which duty is levied is subject to a postal customs clearance fees। फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आने वाले प्रत्येक आर्टिकल के ऊपर, कौन से आर्टिकल के ऊपर? जिसके ऊपर सीमा शुल्क लगाया जाता है, उसके ऊपर पोस्टल कस्टम क्लियरेंस फीस का भुगतान भी करना होता है। प्रत्येक आवक विदेशी डाक वस्तु जिस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर आपको पोस्टल कस्टम क्लियरेंस फीस का भुगतान भी करना होगा। दिस फीस इज कलेक्टेड अलोंग विद कस्टम ड्यूटी एंड अदर ड्यूज एट टाइम ऑफ डिलीवरी। और ये जो पोस्टल कस्टम क्लियरेंस फीस है, जब आर्टिकल का वितरण प्राप्तकर्ता को किया जाता है, उस समय कस्टम ड्यूटी और अदर ड्यूज के साथ रिकवर की जाती है। In the case of undeliverable parcels returned to origin, the fees will be collected from sender। और अगर कोई भी पार्सल उसके मूल देश को वापस लौटाया जाता है उसका वितरण ना होने की वजह से, तो ये जो कस्टम क्लियरेंस फीस है उस आर्टिकल के सेंडर को देनी होगी, इसको कैंसिल नहीं किया जाता है। रूल नंबर 187 है डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर बाय द कस्टम्स कन्फिस्केशन एंड इम्पोजिशन ऑफ फाइन। सीमा शुल्क विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज और जब्ती तथा जुर्माना लगाना। On account of controls imposed by the Import and Export Control Act, import of goods exceeding certain value requires import license even if they are free gift। आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के कारण एक निश्चित मूल्य से अधिक का कोई भी सामान होगा, उसके आयात के लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, चाहे वो फ्री गिफ्ट ही क्यों ना हो। आर्टिकल्स कंटेनिंग गुड्स रिक्वायरिंग इंपोर्ट लाइसेंस आर डिटेन्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। ऐसे आर्टिकल जिनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता होगी उनको कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा रोक लिया जाएगा। एंड नोटिस आर इशूड टू एड्रेसी टू प्रोड्यूस द लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट। और उस आर्टिकल के प्राप्तकर्ता को इंपोर्ट लाइसेंस या अदर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि वो अपने आर्टिकल को वहां से छुड़वा सके। कस्टम अथॉरिटीज में आल्सो कन्फिस्केट एन आर्टिकल फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉज। कोई भी आर्टिकल जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उस आर्टिकल को भी कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा जब्त किया जा सकता है। इन दिस केस इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसे मामले में ये सरकार की संपत्ति बन जाएगा। रेफरेंस इन सच केसेस विल आल्सो मेड ओनली टू कस्टम अथॉरिटीज। और ऐसे मामलों में संदर्भ केवल सीमा शुल्क अधिकारियों को दिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। वैल्यू पेएबल एंड सीओडी सर्विस के बारे में किया, सेक्शन नंबर आपने ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद कस्टम कंट्रोल के बारे में सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9, ये आपने सेक्शन नंबर ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में एक सेक्शन बचता है जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।